हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट टाइम में। और हम कुछ समय से भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान में वर्णित किसी व्यक्ति विशेष के लिए संविधान में कुछ अनुच्छेद या कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम मौलिक अधिकार, विगत लेक्चरों में हम नागरिकता का अर्जन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आदि विषयों पर डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो देखेंगे आज हम कि किस तरीके से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से आए हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को और कौन कौन से मौलिक अधिकार व्यक्तियों से यदि आशय करूं तो मैं यहाँ पे नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होंगे। इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारे संविधान में देखें तो संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। पर भाई ये मौलिक अधिकार हैं क्या? प्रथम यह अवधारणा कहाँ से आई मौलिक अधिकारों की? तो किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए, व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आवश्यक हैं। किसी व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। यदि हम इन अधिकारों पर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि शायद इन अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति का विकास असंभव है। मानव को गरिमा प्रदान करना, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार प्रदान करना, यह हमारे मौलिक अधिकार हमें प्रदान कराते हैं। प्रथमतः यदि देखते हैं तो भाई सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में वहाँ के राजा जॉन ने एक अधिकार पक्ष, जनता की प्राचीन स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करते हुए एक अधिकार पक्ष, जिसे मैग्ना कार्टा आसानी से हम समझ सकते हैं, पर हस्ताक्षरित किए। सबसे पहली बार हमारे समाज में व्यक्ति के जीने के अधिकारों को प्रथम रूप से लिखित रूप से वर्णित किया गया भारतीय ब्रिटेन के संविधान में। समय के साथ विकास होता गया, इनमें परिवर्तन हुए होंगे और आधुनिक स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो यह अमेरिका ने शामिल किया। जब अमेरिका को स्वतंत्रता मिलती है 1776 में, तो उसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को अच्छी तरह से व्याख्या के साथ संविधान में शामिल किया। इसी श्रृंखला के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को मान्यता प्रदान की 1948 में। तो भाई विभिन्न देशों के संविधान में यदि जो स्वरूप हम आज देखते हैं मौलिक अधिकारों का, जिस देशों ने से अपने संविधान में स्थान दिया है, तो वर्तमान स्वरूप कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए या घोषित किए गए सार्वभौमिक घोषणा पत्र के स्वरूप के तहत है। हमारे भारतीय संविधान में, चलिए देखते हैं भारतीय संविधान में कहाँ कैसे हमारे मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में देखते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। हम चर्चा करेंगे कि भाई किस तरीके से पहले 7 मौलिक अधिकार थे
और वर्तमान में देखें तो 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हम देखेंगे कि भाई किस तरीके, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, कि हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इन 6 मौलिक अधिकारों को हम आज देखने वाले हैं। शुरू के भैया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक तो मौलिक अधिकार हैं। तो शुरू के 2 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 12 और 13 में, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए कहा गया कि इन्हें राज्य के विरुद्ध गारंटी प्रदान की गई है ताकि वे इन्हें निरंकुश न कर सकें, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के लिए है। यदि राज्य इस प्रकार, राज्य यदि विकास चाहता है तो उसे कई बार इसमें कुछ कमियां करनी होंगी, तो ये कमियां ना हो पाए, यह व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके, उनके अधिकारों को न छीन सके, तो उन्हें गारंटी प्रदान की गई है राज्य के विरुद्ध। तो भाई राज्य क्या होगा, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और उसमें कहा गया है कि राज्य क्या होगा। अनुच्छेद 13 में कुछ विधियां दी गई हैं कि यदि कोई भी कानून, कोई भी अधिनियम मूल अधिकारों के संगत होगा या उनका अल्पीकरण करेगा, उन्हें कम करेगा, उनकी शक्तियों को कम करेगा, तो उसके उस भाग को या उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। जो मूल अधिकारों का हनन करेगा, जो भी कानून या नियम अधिनियम होगा, उसे या तो समाप्त कर दिया जाएगा या उसके उस भाग को समाप्त कर दिया जाएगा जहां तक मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। चलिए हम अब देखें तो हमारे 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो 6 मौलिक अधिकारों हमारा भाई समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार। यह 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में व्यक्ति विशेष को दिए गए हैं। चलिए इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं और हमारे पहले मौलिक अधिकार को, समता के अधिकार को देखते हैं। क्या है ये? तो वही संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समता का, इक्वालिटी की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 मूल रूप से वर्णित करता है कि भाई समता मतलब क्या होगा। अनुच्छेद 14 है जो यह नागरिकों से परे, नागरिकों से ऊपर सभी लोगों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही अनुच्छेद 14 प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। कानून के समक्ष विधियों में प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। जो आपको अधिकार है वह दूसरों को भी वही होगा। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता, और इसी के विभिन्न स्वरूपों को, विभिन्न उदाहरणों को अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 15 है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। इस बात को हमारे संविधान में निषेध किया गया है। तो भाई इन 5 को देखिए, संविधान यदि 15 को हम डिटेल से देखेंगे तो 15.1 में कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मजात, इन आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात इन 5 बातों पर विभेद नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके अलावा कुछ अन्य प्रावधान हो सकते हैं कि शायद विभेद किया जा सके, भेदभाव किया जा सके। अनुच्छेद 15 में ही है कि यदि इसे विस्तृत देखें तो भाई इसी में कहा गया कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मजात के आधार पर किसी अन्य नागरिक से
सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव या उसके प्रवेश पर उसे वर्जित नहीं किया कर सकता। सार्वजनिक स्थलों से यहाँ आशय है कि भाई कोई होटल है, कोई दुकान है, मनोरंजन स्थल है, कुआं, तालाब, सड़क इत्यादि जगह पर जो सार्वजनिक है, सभी के लिए है, तो वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति जाता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे निम्न आधारों पर, दिए हुए 5 आधारों पर उससे भेदभाव नहीं कर सकता। और यदि हम आगे देखते हैं कि देखिए 5 आधारों के अलावा कुछ अन्य आधार हैं। क्या है, समाज की मुख्य धारा से जो कटे हुए लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 15 में ही एक अपवाद स्वरूप है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। वही महिलाओं को समाज में विशेष स्थान प्रदान किया गया, इस तहत कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में ही है कि भाई स्त्रियों और बालकों की शारीरिक बनावट या सामाजिक स्थिति को देखते हुए उन्हें कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, आवश्यक था। कहीं ना कहीं संविधान में भी संविधान का सकारात्मक स्वरूप है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई कोई भी सीधे से समझें तो कोई भी नौकरी निकलेगी तो उस पर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो वो कुछ शब्दावली है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास स्थल, इन 7 आधारों पर तो भाई इनसे विभेद नहीं किया जाएगा। हाँ, अन्य हो सकती है जैसे कि भाषा हो गया, शारीरिक बनावट हो गई, योग्यता हो गई, जैसे हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं, भाषा हो गई कि कई क्षेत्र विशेष में भाषा के आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, तकनीकी योग्यताएँ हो गई, शैक्षणिक योग्यताएँ हो गई। हाँ, इन आधारों पर लोक नियोजन में कुछ आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। नहीं तो हमारा अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। यदि कोई कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उस पर प्रत्येक नागरिक को समान रूप से आवेदन करने की स्वतंत्रता है। हाँ, कुछ इसमें भी अपवाद स्वरूप कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमारे उन भाई बहनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है जो कहीं ना कहीं समय के साथ शिक्षा के अभाव में या सामाजिक कुरीतियों के कारण मुख्य धारा से भी दूर है। तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ अपवाद है, कुछ उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। हम देखेंगे कि भाई ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी कुरीतियाँ समाज में कहीं न कहीं अभी भी व्याप्त है। तो भाई संविधान निर्माता समिति ने इस पर विशेष ध्यान दिया, कहीं न कहीं से अधिकार में शामिल कर दिया गया कि भाई इस आधार पर अनटचेबिलिटी तो समाप्त होगी, तथा उन्होंने अनुच्छेद 17 में इसके अंत की बात की, तथा इसी को आने वाले समय में और दृढ़ता प्रदान करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी घोषित किया गया, अधिनियम भी पारित किया गया। से बलात्कार संरक्षण अधिनियम भी 1955 भी पारित किया गया, तथा इसमें इसे अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया कि भाई आप बोलने से तो मानेंगे नहीं, तो दंड का भी प्रावधान है। उन्हें कुछ जो इस कुरीति का शिकार होते हैं तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हें कुछ कानून के दायरे में रखकर संरक्षण प्रदान किया गया है कि यदि उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो कानून उनके लिए नियम बना के चलता है कि यदि उसके साथ कोई ऐसी घटना है तो वह कंप्लेन करेगा और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस कृत्य में लिप्त है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, ऑब्ल्यूशन ऑफ टाइटल्स। क्या है कि यदि हम देखते हैं, यदि इतिहास हम देखेंगे तो हमारे
बहुत सारी पदवियाँ, बहुत सारी उपाधियाँ थीं, सामंतशाही परंपराएं थीं, जो कहीं न कहीं विभेद उत्पन्न कर रही थी, समाज में भेदभाव उत्पन्न हो रहा था। तो वही जब संविधान का निर्माण हुआ तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया, और इसके तहत वर्णित किया गया है कि यदि कुछ हैं जहाँ पर उपाधियाँ अभी भी हैं, कि जैसे कि हम देखते हैं सेना में है, राज्य सेना, विद्या संबंधी सम्मान होते हैं, इसके सिवाय और भी कहीं उपाधि नहीं प्राप्त की जा सकती। भारत का कोई नागरिक है, यदि आपने अच्छा कार्य किया तो कोई विदेशी राज्य आपको कोई उपाधि देना चाह रहा है तो आप स्वीकार नहीं कर सकते। यदि स्वीकार करना है तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। और यदि हम देखते हैं कि कोई हमें भेंट स्वरूप, कोई विदेश से हमें कोई भेंट मिलती है, गिफ्ट मिलता है, कोई उपलब्धि है, कोई पद है, तो इसके लिए भी राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। उसके बाद ही आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। लाभ का पद भी यदि कोई किसी विदेश से हमें प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है, तो इसके लिए इसे प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। तो ये हमने बात की हमारे पहले मौलिक अधिकार, समता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात की। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। बहुत महत्वपूर्ण, पर इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कहा गया कि यह हमारे सारे मौलिक अधिकारों में सर्वोच्चता का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं यदि हम समझते हैं, इसके लिए सामान्य अर्थ को ही समझें, शब्द को ही लेके समझें, फ्रीडम की बात की गई है। भाई इसके अभाव में मनुष्य के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करना संभव, कहीं ना कहीं संभव हो जाएगा। आप में यदि बहुत सारे अनुबंध लगा दिए जाएं, निषेध हों आप पर कई सारी कानून के तहत, तो आप कहीं ना कहीं आपका विकास होना असंभव हो, उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा पड़ेगा। तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम की बात की गई। इसके तहत 4 अनुच्छेद हैं, 4 स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि अनुच्छेद 19 है वाक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनुच्छेद 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 के ही तहत हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो वह पहली है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, आपको भी अभिव्यक्ति, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार, सरकार के विरुद्ध या सरकार के पक्ष में अपना अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति आप क्या सोचते हैं रखने का अधिकार, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, आप शांतिपूर्ण, शांत स्वरूप में कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, संगोष्ठी का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत तीसरी स्वतंत्रता है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, सरकार सहकारी समितियां बना सकते हैं। चौथी स्वतंत्रता इसी के तहत कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, अबाध संचरण कर सकते हैं। क्या भारत के, भाई हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं है, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कि आप अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं पूरे देश में। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वास करने का अधिकार, आप कहीं भी जाके बच सकते हैं, आपको है अधिकार कि आप कहीं भी जाएं। आप अभी यहाँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश से लेक्चर ले रहा हूँ, इंदौर से लेक्चर, मैं कहीं जाके जम्मू कश्मीर में बच सकता हूँ। हाँ, फिलहाल में तो हमें वो भी अधिकार मिल गया, पहले इसके लिए था कि अब जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष अनुबंध थे। वर्तमान स्वरूप है कि हम वहाँ भी जाके बच सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं जाके केरला, कन्याकुमारी में बच सकता हूँ। और अनुच्छेद 19 के तहत छठा अधिकार है हमारा, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जीवन निर्वाह के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। हाँ, इसके तहत कुछ कृत्य हैं कि वही ऐसे कृत्य होने चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज के
लिए सकारात्मक हो। ऐसे कृत्यों को करने के लिए, ऐसे कार्य कारोबार करने के लिए हमारे संविधान में अनुबंध किया गया है। तो यह हमारा अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रता है, जिसे हम समझ चुके हैं। अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भाई आपको अधिकार है, यदि आप पर कोई कार्यवाही की गई है, दंडनीय कार्यवाही की गई है, तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिस जो आपके व्यक्तिगत स्वरूप का, आपके व्यक्तिगत स्वरूप का आपको संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 20 में ध्यान रखने योग्य बात है कि यह भाई भारतीय नागरिकों को तो है, साथ ही विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। तो यदि इसे हम अनुच्छेद 20 को देखें, थोड़ा सा डिटेल से देखें, तो इसमें किन किन संरक्षणों की बात की गई है, किस किस के तहत हमें संरक्षण प्राप्त किया गया है। एक तो भाई है कि आपको, यदि आपसे कोई अपराध हो गया है, तो आपको संरक्षण प्रदान किया गया है कि जिस समय आपसे अपराध हुआ, तो उस समय कानून में क्या व्यवस्था थी उस अपराध के लिए, उसके तहत ही आपको सजा दी जाएगी। आपको अधिकार दिया गया है कि जब तक आपका जो अपराध है, भी आपको गिरफ्तार कर लिया गया, पर आपका अपराध सिद्धि भी होना चाहिए। जब तक अपराध सिद्धि नहीं होगी, तब तक आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। उसी के तहत हम जैसे देखते हैं कि बेल लेना, हम बेल ले सकते हैं। उस समय जो अपराध के लिए दंड है, उससे ज़्यादा दंड भी नहीं दिया जा सकता है। ये हमें संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा संरक्षण है दोहरे दंड से वही संरक्षण है कि भाई एक अपराध के लिए सिर्फ आपको एक बार ही दंड दिया जाएगा। भाई अब पता चला किसी ने चोरी की, उसे 5 महीने की सजा हुई, उस समय बाद भाई वो 5 महीने सजा करके आता है, उसके बाद फिर भाई उसके भी विवाद हो गया था पुलिस वाले से, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया उसी अपराध के लिए। तो भाई इसके लिए संरक्षण है कि यदि आपको दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड का प्रावधान है। यह हमारा संरक्षण है अपराधों के लिए। तीसरे संरक्षण की बात करें तो वह है कि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हम कई बार देखते हैं कि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और टॉर्चर दंड के तहत उससे अपने ही खिलाफ, या भाई जो कृत्य उसने नहीं किया, जो अपराध नहीं किया, उसके लिए भी उसे गवाही देने के लिए फोर्स किया जा सकता है। तो भाई हमें कानून ने संरक्षण प्रदान किया है कि भाई आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। हम अगला अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। चलिए देखते हैं कि भाई क्या है, इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में वर्णित व्यक्ति से आशय यहाँ पे भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है यह अधिकार।
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें हम बात करें तो क्या क्या शामिल होगा। समय के साथ व्याख्या की गई है कि इस अनुच्छेद के तहत क्या क्या शामिल होगा, क्योंकि जब इसका प्रारंभिक स्वरूप था, जब मूल स्वरूप है, उसमें परिभाषित नहीं किया गया है कि भाई प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता क्या होगी, तथा इसका भाई भौतिक स्वरूप भी क्या है कि भाई बात तो की इस अधिकार की, पर यह कैसे कैसे कहाँ कहाँ यह अधिकार हमें प्राप्त होगा, तो इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं है। पर समय के साथ साथ हुए विवादों से उत्पन्न फैसलों के अनुसार निम्न स्वतंत्रताएं या निम्न अधिकार इसके तहत आते हैं, जैसे विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, राइट टू लिवलीहुड, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। यह अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले हमारी निम्न दैहिक स्वतंत्रताएं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रताएं हैं। प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत उन स्वतंत्रताओं को शामिल किया जा सकता है, किया गया है कि जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक या पूर्ण बनाती हैं। भाई आप हो, आपका अस्तित्व कब है कि जब आप गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हो, सार्थक है, या पूर्ण जीवन जो आपको समझ में आता है सही है मतलब सही है, गलत गलत। तो भाई आप किस विचारधारा पे अंकुश ना लगे, इसलिए अनुच्छेद 21 में आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। भाई इसी के तहत बात करते हैं तो भाई अवैध गिरफ्तारी, अवैध कारावास, अवैध पुलिस निगरानी, अवैध निरोध से भी व्यक्ति को संरक्षण इसी अनुच्छेद के तहत ही प्राप्त होता है। भाई पता चला आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपके साथ मारपीट की जा रही है, तो आप भाई जा सकते हैं न्यायालय कि आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है। और इसी के साथ क्या हुआ कि वही 2002 में संविधान के संशोधन 86वें में अनुच्छेद 21 में का ही सब के ही साथ अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, तथा इसके तहत प्रावधान किया गया कि भाई जो राज्य है वह कानून बनाकर, विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा, तथा इसे यह जो संविधान संशोधन हुआ था, इसे व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए इसे 2009 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किया गया। तो यह अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21A 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। वह अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी और बंदीकरण के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया तो भाई उसके भी कुछ अधिकार होंगे, क्या होंगे वह अनुच्छेद 22 में वर्णित किया गया है। किसी गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के पास 2 अधिकारों का वर्णन संविधान करता है कि भाई समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी या निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी। यह गिरफ्तारी के प्रकार हैं कि यदि गिरफ्तार किया गया तो या तो भाई वह समान दंड विधि के अधीन होगा या फिर वो निवारक निरोध के अधीन होगा। क्या है इसे समझते हैं कि समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 22 के तहत अनुच्छेद 22A और B। तो वही क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अधिकार है वह जान सकता है कि वह किस कारण से गिरफ्तार किया गया। इसी के तहत वह अपने वकील अपने इसके लिए परामर्श करने के लिए इस गिरफ्तारी
के लिए परामर्श करने के लिए तथा बचाव करने के लिए अपनी रुचि के अनुसार वकील को भी प्राप्त कर सकता है, यह उसे अधिकार है। तथा इसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि गिरफ्तारी समान दंड के तहत हुई है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यह अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के 1 और 2 के तहत यह बंदी को गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा है निवारण निरोध के अधीन गिरफ्तारी। क्या है भाई? दूसरा क्या है कि निवारण निरोध के अधीन गिरफ्तारी। इसे समझें तो यह क्या है कि इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार उसके अपराध के लिए नहीं, अपराध ना हो इसके तहत किया जाता है, अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। या अब किसी व्यक्ति ने गलत उद्देश्य बना लिया हो जो कहीं ना कहीं अलाभकारी है, तो उसे रोकने के लिए निवारक निरोध संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अधिकतम 3 माह तक, उस व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक गिरफ्त में रखा जा सकता है तथा उसे आगे गिरफ्त में रखने के लिए, अधिक अवधि के लिए गिरफ्त में रखने के लिए उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह उस बोर्ड को यदि लगता है, उस समिति को लगता है, तो वही उसकी गिरफ्तारी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो समाप्त कर दिया जाएगा। यदि इसमें हम थोड़ा सा गौर करें कि भाई निवारक निरोध में क्या है प्रावधान, तो हम देखेंगे कि इसमें व्यक्ति पर ना कोई कार्यवाही, कोई अपराध नहीं लगाया जाएगा, कोई आरोप, अपराध के तहत कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपराध किया ही नहीं। केवल संदेह के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। भाई हमने देखा कि कुछ लोग को प्लान कर रहे हैं, या उनकी कुछ समय की क्रियाविधि कुछ ऐसे है कि भाई वो कहीं ना कहीं बॉम्ब बनाने का ट्राई कर रहे हैं। यह समझ में आता है कि भाई कुछ लोग कुछ किसी राष्ट्रीय स्मारक के आसपास बार बार घूम रहे हैं और इनकी मंशा सही नहीं है, तो इसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तथा इसी निवारक निरोध के संबंध में संसद द्वारा समय समय पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भाई प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट 1950 है, मीसा है 1971 का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 जिसे शॉर्ट में मीसा कहा गया है, तथा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। यह सब कानून निवारक निरोध के संबंध में ही संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं। फिर हम देखेंगे भाई 1985 में टाडा आता है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्शन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985 टाडा। 2002 में पोटा आता है, तथा 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2004 आता है। तो यह हमने देखी कि भाई हमारे संविधान के द्वितीय मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या क्या हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। चलिए हम देखते हैं अगला मौलिक अधिकार क्या है। तो हमारा तृतीय मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चलिए दोस्तों, इसे हम कल डिस्कस करते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और हम इसी तरीके से डिटेल से सारे संविधान को पढ़ने वाले हैं। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कहाँ सही है, कहाँ गलत है और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है कि आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू टू वॉच माय चैनल।